नमस्कार दोस्तों, जीके बाई एस के अलाउट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड संपूर्ण हिंदी सिलेबस करवाऊंगा और रीट में जो 15% हिंदी व्याकरण के आते हैं और 15% शिक्षण विधियों के आते हैं, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण हिंदी का सिलेबस करवाऊंगा। तो रीट की दृष्टि से मानो, चाहे सेकंड ग्रेड की दृष्टि से मानो, फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से मानो, अपना पहला टॉपिक होगा स्वर व्यंजन वर्गीकरण, स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसी रूप में जैसे एक प्रश्न होता है, पहला ही प्रश्न आता है, पहला ही प्रश्न मैं करता भी हूं अक्सर कि इसमें हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा किस रूप में प्राप्त है, किस रूप में प्राप्त है। पहला ही प्रश्न है, मैं पहला ही प्रश्न कर रहा हूं यहां पर, हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा किस रूप में प्राप्त है या मिला हुआ है। ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, मूल भाषा के रूप में, मूल भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में या मातृभाषा के रूप में, या मातृभाषा के रूप में। तो हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा किस रूप में प्राप्त है, वो है राजभाषा के रूप में। न तो संवैधानिक दर्जा राष्ट्रभाषा के रूप में है, न मूल भाषा के रूप में, न मातृभाषा के रूप में। किसके रूप में है? राजभाषा के रूप में। कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला। और राजभाषा का मतलब क्या होता है? जो हमारी राजकाज की जो भाषा है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। तो अनुच्छेद कौन से में पूछे तो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के रूप में वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग कौन से में? भाग 17 क में। ठीक है, भाग 17 क में। अगर अनुसूची पूछे तो अनुसूची 8 में। ठीक है, अनुसूची 8 में। अर्थात हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जे के रूप में, राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया 14 सितंबर 1949 में, अनुच्छेद 343 से 351 में, भाग 17 क में, अनुसूची 8 में। ठीक है, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अगर भाषाओं की संख्या पूछे तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14। ठीक, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। और 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा जुड़ी? 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1967 में। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1967 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, फिर 3 भाषा और जुड़ी, 16वीं, 17वीं और 18वीं। ठीक है, ये थी मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी,
3 भाषाएं और जुड़ी, और ये कब जुड़ी? 1992 में। 1992 में कौन से संविधान संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसके बाद में 4 भाषाएं और जुड़ी। इसके बाद में जो 4 भाषाएं और जुड़ी, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है? 22 भाषाओं। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है? 22 भाषाओं को। अगर मूल संविधान में भाषाओं की संख्या पूछे तो 14 थी, ये ध्यान में रखना है। तो मैथिली, संथाली, वोडो, डोगरी, इन 4 भाषाओं के साथ वर्तमान में भाषाओं की कुल संख्या है 22। देखिए मैं पुनः से दोहरा देता हूं। हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा किस रूप में प्राप्त हुआ? वो हुआ राजभाषा के रूप में। कब स्वीकार किया गया है? 14 सितंबर 1949 को। अनुच्छेद किसमें? 343 से 351 तक। भाग कौन से में? 17 क में। अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 8वीं। भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8वीं। ठीक है, 14 भाषा के बाद में 15वीं भाषा जुड़ी। कौन सी जुड़ी? 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी। कब जुड़ी? 1967 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत। फिर जुड़ी 3 भाषा और, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। कब जुड़ी? 1992 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन के तहत। फिर जुड़ी 4, और ये जुड़ी 2003 में। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन। 2003 में 4 भाषाएं और जुड़ी, वो थी मैथिली, संथाली, वोडो, डोगरी, और ये 2003 में जुड़ी और 92वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ी। तो ये भाषाओं से संबंधित अपने ऊपर के प्रश्न थे समझने के लिए। इसके साथ ही अपन पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से स्वर और व्यंजन। अब देखो भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा परस्पर मानव बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट करता है। मानव परस्पर बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट करता है या अभिव्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? मानव परस्पर बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। ठीक है, एक तो मूल होता है। मूल को क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? मौलिक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ठीक है, दूसरा है लिखित। इसे ही क्या कहते हैं? स्थायी। इसे ही क्या कहते हैं? भौतिक। और इसे ही क्या कहते हैं? अप्रधान। और इसे ही क्या कहते हैं? गौण। ठीक है, भाषा के 2 रूप प्रचलित हैं। एक तो मूल या मौखिक या मौलिक या प्रधान, दूसरा लिखित। या सीधी भाषा में कह सकते हैं, एक तो जो बोला जाता है वो भाषा का रूप है, एक जो लिखा जाता है वो भाषा का रूप है। तो दोनों भाषा के जो दोनों रूप हैं वो दोनों रूप प्रचलित हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। भाषा के 2 रूप होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, सबसे पहले वर्ण से मैं आरंभ करता हूं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं?
वह छोटी से छोटी इकाई या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनको हम सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, बंटवारा नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात वह ध्वनि या वह वर्ण जिसको हम सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, उसे वर्ण कहते हैं। सार्थक खंडों का मतलब होता है कि जिस शब्द का अर्थ निकले या जिस वर्ण का अर्थ निकले, अर्थात वर्णों का कभी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44। इसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इनमें 11 स्वर होते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई और ओ, औ। ठीक है, ये कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अंग और ए ये अयोगवाह ध्वनि होती हैं। कौन सी ध्वनि होती हैं? अयोगवाह। ये अयोगवाह ध्वनि होती हैं, तो ये स्वरों में नहीं गिनी जाती, ये ध्यान में रखना है। अब हमारे हैं व्यंजन होते हैं 33। कैसे लेकर है तक, 33 व्यंजन होते हैं। कैसे लेकर है तक 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। कुल मिला के वर्णों में, अगर वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो 44 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। स्वर पूछे जाएं तो 11, व्यंजन पूछे जाएं 33, दोनों को मिलाकर ही वर्ण कहा जाता है। इसलिए अगर वर्ण आ जाए, ए भी वर्ण है तो कै भी वर्ण है, ए वर्ण है तो कै भी वर्ण है, तो ए को सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते, कै को भी सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते। इसलिए वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम सार्थक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, इसके साथ ही कई बार ये वर्ण और स्वर अलग तरीके विभाजित करके इनको पढ़ेंगे अपन। अब कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई तो क्या कहेंगे? वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण। दूसरी पूछ ली जाए, लिखित भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, तो ये भी वर्ण। ध्यान में रखना, भाषा की लघुत्तम इकाई पूछे तो वर्ण, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई पूछे तो भी वर्ण।
अगर भाषा की मौखिक लघुत्तम इकाई तो फिर क्या है? ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई पूछे तो वर्ण, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई पूछे तो वर्ण, भाषा की मौखिक लघुत्तम इकाई पूछे तो ध्वनि। नंबर 4 है भाषा की सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले, सार्थक लघुत्तम इकाई, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द। क्या हो जाएगा? शब्द। ठीक है, तो शब्द जैसे मैं लिख दूं कमल, जैसे मैं लिख दूं नीरज। ठीक है, तो ये शब्द है, इसका अर्थ निकलता है। जैसे नीरज, ये भी इस कमल का पर्यायवाची। तो कहने का मतलब है अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछे तो उसमें शब्द करना है। क्या करना है? शब्द। जैसे मैंने कमल लिखा, ये शब्द है, मैंने नीरज लिखा, ये शब्द है, तो क्या करना है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या करना है? शब्द। ठीक है, अगली पूछ ले भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई। तो भाषा की पूर्ण इकाई क्या होगी? वाक्य। भाषा की पूर्ण इकाई क्या होगी? वाक्य। जैसे मैं लिख दूं राम आम खाता है, राम आम खाता है, मैंने ये लिख दिया, तो ये भाषा की पूर्ण इकाई होगी। ठीक है, अगला पूछ ले भाषा की महत्वपूर्ण इकाई, महत्वपूर्ण इकाई, भाषा की महत्वपूर्ण इकाई, तो ये भी क्या होगी? हाँ, वाक्य। महत्वपूर्ण इकाई। ठीक है, महत्वपूर्ण इकाई। सातों भाषा की संप्रेषण के रूप में इकाई, संप्रेषण के रूप में पूर्ण इकाई, तो ये भी क्या होगी? वाक्य। अर्थात अपन जो बोलते हैं, जिस अगले व्यक्ति से अपन बातें करते हैं, संप्रेषण करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें क्या है? वाक्य के तहत बोलते हैं, वाक्य के तहत अगले को समझाते हैं, तो इसमें क्या होगी? पूर्ण इकाई। संप्रेषण के रूप में भी वाक्य। ठीक है, अब होगी मानवीय ध्वनि को स्वन कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, जो मानवीय ध्वनि है उसको क्या कहते हैं? स्वन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई वर्ण, भाषा की मौखिक लघुत्तम इकाई ध्वनि, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द, भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य, भाषा की महत्वपूर्ण इकाई वाक्य, भाषा की संप्रेषण के रूप में पूर्ण इकाई वाक्य, मानवीय ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वन कहते हैं। ये अपना जो ऊपरी जो आरंभिक टॉपिक का था वो कंप्लीट हुआ। अब हम विभाजन करेंगे स्वर क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण क्या है, व्यंजन क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण क्या है। इन दोनों को अलग अलग विभाजित करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक इसमें स्वर व्यंजन वर्गीकरण स्थल में अपना होगा स्वर। ठीक है, पहला टॉपिक होगा अपना स्वर। देखिए पहला जो है वो क्या होगा? इसको लेंगे स्वर। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। ठीक है, वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है
उसे स्वर कहते हैं। या दूसरी परिभाषा में कहूं, वह तंत्रिका तंत्र से उठकर बाहर आने वाली अबाध वायु, तंत्रिका तंत्र से उठकर आने वाली अबाध वायु, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, इससे जो बोले जाएगी वो बिना किसी बाधा के, तो उसमें क्या होगा? स्वर होगा। ठीक है। अर्थात स्वर जो ध्वनि होती हैं वो अबाध होती हैं, जिनमें बोलने में बाधा नहीं होती। जैसे बच्चा होता है तो उसको सर्वप्रथम स्वर सिखाए जाते हैं, या वह स्वतः ही बोल लेता है स्वरों को। व्यंजनों को सीखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये अबाध ध्वनि होती हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। तो स्वर होते हैं वो अबाध ध्वनि होती हैं। स्वर किसे कहते हैं? परिभाषा के रूप में कहूं तो जो स्वतंत्र ध्वनि, स्वतंत्र ध्वनि होती हैं, वो कौन सी होती हैं? स्वर होती हैं। अर्थात परिभाषा कहूं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? कितनी होती है? 11। कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर, हाँ, शुद्ध स्वर कितने हैं? तो शुद्ध स्वर कितने हैं? 10। ठीक है। इसमें किसको नहीं जोड़ा जाता? री को नहीं जोड़ा जाता। री लिखने में तो स्वर है, लेकिन बोलने में स्वर नहीं है, क्योंकि ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इसको सीधा बोल देंगे, लेकिन री को बोलने पर जीभ अटकेगी। तो ये लिखने में स्वर है, बोलने में स्वर नहीं है। इसलिए अगर शुद्ध स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी करनी है? 10 करनी है। वैसे स्वरों की ये पूछ लिया जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो आपको 11 करना है। अगर शुद्ध स्वर पूछें तो आपको 10 करना है। ठीक है। अब होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ठीक है। संयुक्त स्वर को ही संध्या अक्षर भी कहते हैं। संध्याक्षर। ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं? विसर्ग भी कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? विसर्ग। और इनकी संख्या के रूप में बात करें तो कितनी होती है? 4। और ये होते हैं संयुक्त स्वर। ए, आई, ओ, औ। ठीक है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। संयुक्त स्वर को ही क्या कहते हैं? संध्याक्षर। इसको ही क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है। संयुक्त अक्षर जो स्वर हैं, संयुक्त जो स्वर हैं, इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? संयुक्त स्वर को संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है कि ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। कितने स्वरों से? ये चारों जो बने हैं, ये 2-2 स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए ही इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनका दूसरा नाम, उपनाम संध्याक्षर भी है, इन्हें विसर्ग भी कहते हैं। इनकी संख्या पूछे तो 4 है। ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ। अब ए का निर्माण कैसे होता है, ऐ का निर्माण कैसे होता है, ओ का निर्माण कैसे होता है, औ का निर्माण कैसे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ए का निर्माण कैसे होता है, ऐ का निर्माण कैसे होता है, ओ का निर्माण कैसे होता है, और औ का निर्माण कैसे होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ देखिए, अगर इन दोनों की मैं बात करूं, ए और ओ की, तो इससे गुण संधि का निर्माण होता है। गुण संधि का निर्माण होता है, इसलिए इनका निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आई और औ की मैं बात करूं, तो इससे वर्ती संधि का निर्माण होता है। कौन सी संधि का निर्माण होता है? वर्ती संधि का निर्माण होता है। ठीक है। अब ए का निर्माण कैसे होगा? ए का निर्माण कैसे होगा? ए प्लस में छोटी ई। ठीक है। ए
प्लस में छोटी ई बराबर क्या होगा ए, आ प्लस में छोटी ई बराबर क्या होगा ए प्लस में बड़ी ई बराबर ए, और आ प्लस में बड़ी ई बराबर ए। चार रूप से ए का निर्माण हो सकता है, ए प्लस में छोटी ई, आ प्लस में छोटी ई, ए प्लस में बड़ी ई, आ प्लस में बड़ी ई। अब है आई, आई का निर्माण कैसे होगा, ए प्लस में ए, आ प्लस में ए, ठीक है। अब ए प्लस में आई और आ प्लस में आई, ये आई का निर्माण है। आई का भी चार प्रकार से होगा, ए प्लस में ए, आ प्लस में ए प्लस में आई और आ प्लस में आई। अब ओ का निर्माण, ए प्लस में उ, आ प्लस में ए प्लस में छोटा उ, आ प्लस में छोटा उ, ए प्लस में बड़ा उ और आ प्लस में बड़ा उ, ठीक है। इसका भी चार प्रकार से होगा, ए प्लस में छोटा उ, आ प्लस में छोटा उ, ए प्लस में बड़ा उ और आ प्लस में बड़ा उ। अब बचा औ का निर्माण, तो ए प्लस में ओ, आ प्लस में ओ, ए प्लस में औ, ए प्लस में सॉरी ओ और आ प्लस में औ, ठीक है। ये चार प्रकार से निर्माण हो गया संयुक्त स्वरों का। क्योंकि ये दो दो स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर को ध्यान में रखना, कई बार संयुक्त स्वर नाम देकर नाम नहीं देता है, क्या पूछ लेता है कि संध्या अक्षर कौन से होते हैं या संध्या अक्षर कितने होते हैं, इनकी संख्या भी पूछ लेता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे और स्वर कितने होते हैं, 11, ये भी ध्यान में रखना है। शुद्ध स्वर कितने होते हैं, 10, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक आगत स्वर होता है, एक आगत स्वर होता है, वो विदेशी स्वर है। आगत स्वर होता है, जैसे अपन बोलते हैं डॉक्टर, नॉलेज, कॉलेज, तो वो आगत और उसको ही ग्रहित भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक आगत स्वर होता है, जैसे ये आगत स्वर है, इसे क्या कहते हैं, आगत स्वर। ये आगत स्वर है, आगत स्वर, ठीक है। इसे ही ग्रहित भी कहते हैं, इसे ही ग्रहित स्वर भी कहते हैं। अब ये एग्जाम में पूछा गया था कि अ ध्वनि है वो कौन से दो स्वरों के बीच की ध्वनि है, तो आ और ओ, आ और ओ के बीच की ध्वनि क्या है, आ, ये आगत वाला आ आगत स्वर, इसको ही ग्रहित कहते हैं। आ और ओ के बीच की ध्वनि है अ, और जिसके आगत चिन्ह लग जाता है वो विदेशी शब्द होते हैं, विदेशी ध्वनियां होती हैं, जैसे कॉलेज, जैसे नॉलेज, जैसे डॉक्टर आदि, ठीक है। इसको आगत ध्वनि कहते हैं। अर्थात आपको आगत और ग्रहित स्वर के बारे में पूछ ले तो ये चिन्ह होता है इसका अ। और ये पूछा गया था, चंद्र बिंदु और अनुस्वार अलग होते हैं, ये चंद्र बिंदु होता है, ये अनुस्वार होता है, तो ये अलग होते हैं, लेकिन आगत ध्वनि अलग होती है। इनमें दोनों में अंतर भेद करना है आप लोगों को। अब स्वरों को कितने भागों में बांट दिया जाता है, स्वरों को 6 भागों में बांट दिया जाता है। स्वरों को कितने भागों में बांट दिया जाता है, 6 भागों में बांट दिया जाता है। 6 वर्गों में इनका विभाजन कर दिया जाता है स्वरों का। पहला देखो, स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो 11 है, शुद्ध स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वो 10 है, अगर स्वरों का विभाजन कर दिया जाए तो वो 6 है। स्वरों का वर्गीकरण, केवल स्वरों का वर्गीकरण, अर्थात इनको कितने भागों में बांटा जाता है, 6 भागों में बांटा जाता है। स्वरों का वर्गीकरण है
इनको कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है। पहला है उच्चारण दृष्टि के आधार पर स्वर। उच्चारण दृष्टि के आधार पर स्वर। उच्चारण दृष्टि के आधार पर स्वर। उच्चारण दृष्टि के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं निम्नुनासिक। इसको ही कहते हैं अनुनासिक। ठीक है। दूसरे होते हैं सानुनासिक। इसको ही क्या कहते हैं? अनुनासिक। ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं? अनुनासिक। उच्चारण दृष्टि के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब इनको स्वरों को 6 भागों में बांटा जाता है। पहला है उच्चारण दृष्टि। ठीक है, उच्चारण दृष्टि के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निम्नुनासिक को अनुनासिक कहते हैं। सानुनासिक को कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, दोनों में अंतर भेद कर लें। ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है। ठीक है, अर्थात निम्नुनासिक ध्वनि कौन सी होती है? निम्नुनासिक ध्वनि कौन सी होती है? जो केवल मुख के द्वारा उच्चारित होती हैं, जो केवल मुख के द्वारा बोली जाती हैं, उन्हें निम्नुनासिक ध्वनि कहते हैं। उन्हें कौन सी ध्वनि कहते हैं? निम्नुनासिक ध्वनि कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ए। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं आ, तो ये निम्नुनासिक ध्वनि। ठीक है, अब जैसे सानुनासिक ध्वनि कौन सी होती है? वे ध्वनि जो नाक और मुख दोनों के द्वारा बोली जाती हैं, मुख और नाक दोनों के द्वारा उच्चारित होती हैं, उन्हें कौन सी ध्वनि कहते हैं? सानुनासिक। मतलब नाक और मुख के साथ बोली जाती हैं, उन्हें कौन सी ध्वनि कहते हैं? सानुनासिक ध्वनि। जैसे अन है, जैसे आ चंद्र बिंदु है। ठीक है, अनुस्वार भी आ जाता है। तो इसलिए देखो, दोनों में अंतर करना है। ये तो निम्नुनासिक ध्वनि है, ये सानुनासिक ध्वनि है। निम्नुनासिक ध्वनि वो होती हैं जो केवल मुख के द्वारा बोली जाती हैं। सानुनासिक ध्वनि वो होती हैं जो मुख और नाक दोनों के द्वारा बोली जाती हैं। अब जैसे इसमें प्रश्न पूछ ले आपको, प्रश्न ये कर ले प्रश्न कि सानुनासिक ध्वनि का प्रयोग हुआ है। सानुनासिक ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आम, कमल, राम, आंख। ठीक है, तो क्या करोगे? सानुनासिक ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? किस ऑप्शन में हुआ है? आंख। अर्थात सानुनासिक ध्वनि वे होती हैं जो नाक और मुख दोनों के द्वारा बोली जाती हैं। ये स्वरों का वर्गीकरण है, वो 6 भागों में है। पहला भाग पढ़ा हमने उच्चारण दृष्टि के आधार पर स्वर, और 2 प्रकार के होते हैं, निम्नुनासिक, सानुनासिक। पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है रचना के आधार पर स्वर। रचना के आधार पर स्वर। दूसरा भेद पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर स्वर। रचना के आधार पर भी 2 स्वर होते हैं। रचना के आधार पर भी 2 होते हैं। एक तो होते हैं मूल स्वर, और एक होते हैं संधि स्वर। संधि स्वरों को संधि इसलिए कहा जाता है इनको कि इनका संधि विच्छेद होता है। जैसे स्वर है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ।
ठीक है, ये क्या है, स्वर है 11। तो इसमें मूल स्वर देखो, इसका कभी भी संधि विच्छेद नहीं होता, ए का कभी भी संधि विच्छेद नहीं होता, छोटी ई का कभी भी संधि विच्छेद नहीं होता, छोटे ऊ का कभी भी संधि विच्छेद नहीं होता, और री का कभी भी संधि विच्छेद नहीं होता। एक बड़ी री होती है, उसके 2-4 उदाहरण है दीर्घ संधि के, मातृण, पितृण, भ्रातृण, तो उसके मैं संधि पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो ए और छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये मूल स्वर होते हैं, इनका कभी भी संधि विच्छेद नहीं होता, तो ये मूल स्वर है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री मूल स्वर है। इनकी संख्या पूछे तो 4 है, इनकी संख्या पूछे तो कितनी है, 4 है। संधि जो बच गए वो संधि स्वर है, जैसे आ बच गया, बड़ी ई बच गई, बड़ा ऊ बच गया, ए, आई, ओ, औ, ठीक है, ये बच गए। ये जो 7 स्वर, इनकी संख्या पूछे तो कितनी है, 7, ठीक है। संधि स्वरों की संख्या पूछे तो 7 है, और इन सभी स्वरों की संधि बनती है, संधि विच्छेद होता है इनका। जैसे आ, ये तीनों दीर्घ संधि बनाते हैं, स्वर संधि में दीर्घ संधि बनाते हैं, ये दोनों गुण संधि बनाते हैं, ये दोनों वृद्धि संधि बनाते हैं, अर्थात सातों के सातों स्वर संधि बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा, हाँ, स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं इसमें, तीसरा है उच्चारण अवधि या उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल या उच्चारण अवधि के आधार पर। तीसरा है वो उच्चारण अवधि कह दो, हाँ, अवधि, और चाहे उच्चारण काल कह दो, ठीक है। ये अवधि और अवधि युग्म शब्द हैं, इनका ध्यान रखना है। एक तो अवधि का मतलब तो होता है समय, ठीक है, और एक होता है अवधि होती है भाषा, ठीक है। छोटी दी आती है, इसका मतलब समय होता है, और बड़ी अवधि का मतलब भाषा होता है। ये समोचित भिन्नार्थक भी कहते हैं और युग्म शब्द भी कहते हैं, ये जो आगे पढ़ेंगे अपन। तो अब अवधि कि मतलब जो स्वर बोलेंगे उनके उच्चारण में कितना समय लगेगा, कितना काल लगेगा, कितना समय लगेगा, तो इसके आधार पर क्या होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ, ठीक। ह्रस्व है, इसे ही लघु भी कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, लघु। दीर्घ है, इसे ही क्या कहते हैं, गुरु। जो मूल स्वर मैंने पहले 2 नंबर में पढ़ाया, इसमें जो दूसरा ऑप्शन वर्गीकरण किया था, उसमें जो मूल स्वर है वो क्या है, ह्रस्व है या लघु है। तो क्या लिए थे, ए, छोटी, छोटा ऊ और री, ये चारों के चारों, फिर से, हाँ, संख्या 4। ह्रस्व जो मूल है वो क्या है, ह्रस्व है। ह्रस्व का मतलब होता है जो कम समय में बोला जाता है, छोटा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात बोलने में अधिक समय लगता है। तो ये कौन से होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। सेम संधि स्वर है वो यूं के यूं क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर मूल रूप से आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ यही होते हैं, क्योंकि इनकी दीर्घ संधि बनती है। लेकिन एनसीईआरटी किताब के तहत जो प्रबोध जो व्याकरण चलता है 9वीं से लेके 12वीं तक, उसमें संख्या 7 दे रखी है। तो ये सातों ही शहर स्वीकार करने हैं, हाँ, ये सातों ही शहर स्वीकार करने हैं। कितनी संख्या होती है दीर्घ की, हाँ, 7। दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। तो उच्चारण अवधि के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। ये भी अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। मूल स्वर होते हैं वही ह्रस्व होते हैं। जो पहले वाला वर्गीकरण किया था सेम इसका तीसरा वर्गीकरण होगा, ठीक है। अब चौथा वर्गीकरण है वो जिह्वा के आधार पर। चौथा वर्गीकरण है वो क्या है, जिह्वा के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर।
चौथा जो भेद है वो है जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर। देखो, पहला है अग्र, दूसरा है पश्च, तीसरा है मध्य, मध्यम। ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अग्र, अग्र का मतलब होता है आगे की ओर, जब हम बोलेंगे तो जीभ आगे की ओर जाएगी। पश्च का मतलब होता है पीछे, अगर हम बोलेंगे तो जिह्वा क्या जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। मध्यम का मतलब होता है बीच में, अगर वो स्वर बोलेंगे तो जिह्वा केवल बीच में रहेगी, केवल मध्य में रहेगी, न तो आगे जाएगी और न पीछे जाएगी। तो कौन कौन से स्वर हैं मैं समझाने के लिए बता दूं। जो स्त्रीलिंग स्वर हैं, स्त्रीलिंग हैं, आज के समाज में जो स्त्रियां आगे हैं तो वो अग्र स्वर हो जाएंगे। जैसे स्त्रीलिंग स्वर हैं वो सारे के सारे अग्र में लेने हैं। जैसे स्त्रीलिंग इसमें देखिए, छोटी, बड़ी, री, ए, ऐ। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? अग्र में। क्योंकि एक याद रखने के लिए आप रख लीजिए कि महिलाओं का स्थान आज के समाज में आगे है या पीछे है। वर्तमान में महिलाओं को क्या माना जाता है? आगे। आगे का मतलब अग्र। तो स्त्रीलिंग स्वर है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, स्त्रीलिंग स्वर हैं उनको किस में ले लीजिए? अग्र में। तो इसमें छोटी, बड़ी और री और ए और आई। ठीक है। मध्य में केवल ए रहेगा, केवल रहेगा मध्य में ए, और बच गए वो पश्च, बच गए वो क्या है? पश्च। मध्य में केवल ए रहेगा। आप ए को बोलकर देखोगे तो जीभ न तो आगे जाएगी और न पीछे जाएगी, और जो बच गए वो पीछे से बोले जाते हैं जिह्वा के। जैसे आ, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। ओ, औ। ठीक है। आगत ध्वनि को भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये अपने जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, पश्च, मध्यम। ठीक है। आगे, हाँ, आगे है 5वां जो भेद है, सेकंड लास्ट, जो 6 वर्गों में बटे हैं स्वर, उसका सेकंड लास्ट जो भेद है वो है मुख खुलने के आधार पर या तालु के आधार पर। हाँ, जो 5वां भेद है वो है मुख खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वर। हाँ, या तालु के आधार पर भी कह सकते हैं इसको, तालु के आधार पर। हाँ, तालु के आधार पर। ठीक है। तो इनके कितने भेद होते हैं? मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? 4। पहला होता है संवृत। संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंध। ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंध। दूसरा होता है अर्ध संवृत। ठीक है। दूसरा क्या होता है? अर्ध संवृत। तीसरा होता है विवृत। विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुला, खुला। चौथा होता है अर्ध विवृत, अर्थ विवृत। मुख खोलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। संवृत का मतलब बंद होता है, अर्ध संवृत और विवृत का मतलब खुला होता है। ठीक है। तो संवृत, संवृत कौन से होते हैं? अब आदि स्त्री और आदि पुरुष, ये ई उ मतलब आधे स्त्रीलिंग लेने हैं, आधे पुरुष, और इसके पास वाले तो ई, बड़ी ई और उ और बड़ा उ, ये क्या हो जाएंगे? संवृत। ठीक है। कहने का मतलब है आदि स्त्री और आधे पुरुष। ठीक है। अर्ध संवृत केवल
ए और ओ जो गुण संधि बनाते हैं, गुण संधि बनाते हैं, कौन से स्वर बनाते हैं गुण संधि? ए और ओ। तो अर्ध समृद्ध कौन से हैं? ए और ओ। ठीक है। विपरीत, विपरीत का मतलब खुला। अगर विपरीत केवल एक ही स्वर है, वो है आ। अगर हम आ को बोलेंगे तो मुंह पूरा खुला रहेगा, मुंह पूरा खुला रहेगा। जैसे बोलेंगे आ, तो विपरीत केवल क्या है? आ। अब है अर्ध विपरीत। जो बच गए वो क्या है? अर्ध विपरीत है। जैसे क्या बच गया? ए बच गया, आई बच गया, औ बच गया। ठीक है। आगत में इसको आ भी आगत वाला ले लेते हैं। ठीक है। और री को इसमें भी जोड़ देते हैं, री को। ठीक है। तो ये अपना मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अंत जो अंतिम भेद है इसका स्वरों का वर्गीकरण के रूप में, वो है ओठों के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर स्वर। तो अंतिम भेद है अपना ओष्ठ के आधार पर। छठा जो है वो है ओष्ठे। हाँ, ओष्ठे या ओष्ठ के आधार पर, आधार पर स्वर। ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गोलाकार, एक अगोलाकार। गोलाकार। ठीक है। एक तो गोलाकार होते हैं, एक अगोलाकार। गोलाकार को ही वर्तामुखी बोलते हैं, वर्तामुखी। ठीक है। इसको अवर्तामुखी बोलते हैं, अवर्तामुखी, अवर्तामुखी। गोलाकार ओष्ठ के आधार पर जिन स्वरों को हम बोलेंगे तो होठ क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे, तो गोलाकार में आ जाएंगे, वर्तामुखी में आ जाएंगे। जैसे ऊ बोलेंगे, छोटा ऊ बोल दो चाहे बड़ा ऊ बोलेंगे, ओ बोलेंगे, औ बोलेंगे, तो ये स्वर क्या? गोला, ओष्ठ गोलाकार होंगे। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और आगत ध्वनि को भी इसमें लेते हैं। ठीक है। और जो बच गए स्वर वो क्या है? अगोलाकार। जैसे ए, आ, छोटी बड़ी, हाँ, री, ए, आई। जो बच गए क्या है? अगोलाकार। अपना स्वरों का वर्गीकरण पूरा हुआ, स्वर पूरे हुए। स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं। स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं। जो माहेश्वरी सूत्र है उनमें इनका वर्णन कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर च तक मिलता है, इसलिए इसको अच कहते हैं। व्यंजनों को हल कहते हैं। इसी के साथ अपना पहला टॉपिक पूरा हुआ। स्वर व्यंजन वर्गीकरण में स्वर पूरे हुए, जो व्यंजन बच गए वो अगले अध्याय में या अगली क्लास में पढ़ते हैं।